Okay, so starting with the very first chapter of the unit biotech, that is biotech principles and processes. So first lecture है कि biotech का मतलब होता है bio and technology, so living things and techniques that we are using. So basically we are using techniques of using लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अगर हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा था तो ऑफकोर्स हम कोई काम नहीं करते. तो ट्रेडिशनल बायोटेक की एक डेफिनेशन है और एक मॉडर्न बायोटेक की डेफिनेशन है, और इन दोनों को मिला करके EFB, दैट इज़ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने एक कंबाइंड करके एक डेफिनेशन दी है. तो पहले ट्रेडिशनल वाली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि यूजिंग कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम पूरे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते थे. जब हमारे पास एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, RDNA बनाना एक्सेट्रा, तो हम जो है पूरा पूरा हमारी मजबूरी थी कि हम एक बैक्टीरिया को या किसी एक ऑर्गेनिज्म को बायोटेक करने के लिए पूरा इस्तेमाल करना पड़ रहा था. तो जैसे कर्ड है, उसको बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो जामन डालते थे जिसको इनोक्यूलम भी कहा जाता है, उसे डालते थे, एंड दूध में दही बन जाता था. देन इडली डोसा में खमीर उठाते थे, यानी कि यीस्ट बनाते थे. ब्रेड जो रहती हैं, ब्रेड्स को बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, वाइन्स बनाने के लिए. तो ये सब करने के लिए हम लोग को पूरे पूरे बैक्टीरियाज या पूरे पूरे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था. मॉडर्न बायोटेक की डेफिनेशन क्या है कि यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO जिन्हें कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं इस्तेमाल करने वाले. हम पहले उन्हें मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद जो हमारे काम की जीन होगी, जो हमारा जिससे भी काम बन रहा होगा, हम खाली उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे. इसमें एग्जाम्पल में हमारे पास आता है IVF. अब IVF में हमें पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम सिर्फ स्पर्म ले सकते हैं और सिर्फ हम एग ले सकते हैं, और हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं. वैसी वेरियस वैक्सीन्स भी हैं. वैक्सीन्स में हम अगर पूरा बैक्टीरिया नहीं डालते हैं, हम उनके कुछ पार्ट्स डालते हैं, सिर्फ सिर्फ उनके कुछ जीन्स डालते हैं. जीन थेरेपी हम करते हैं, किसी के जीन में कोई दिक्कत होती है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं और एक पूरी लीनिएज को सिक्योर कर सकते हैं. सो EFB कहता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, की डिफाइंड बायोटेक कंसिडरिंग बोथ old and modern views, the integration of natural sciences and organisms, cells, their enzymes, molecular analogues for products and services. तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और हमारी मेन डेफिनेशन जो बायोटेक की रहेगी वो यही रहने वाली है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, their enzymes, molecular analogues का मतलब होता है things made in lab that mimic biological products, जैसे कि oligonucleotides, RDNA या DNA, अरे RNA या DNA को जो है वो मिमिक करता है. इसका इस्तेमाल अभी आगे चैप्टर में है भी. तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल साइंसेज का हमने इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया, सेल्स का इस्तेमाल किया, उनके एंजाइम्स का इस्तेमाल किया, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब खुद से भी बना करके मिमिक करने वाले जो थिंग्स रहती हैं उनका भी हमने इस्तेमाल किया. किस लिए? फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, देयर एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेसिकली. सो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आता है कि दो कोर टेक्निक हैं दैट इनेबल्ड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से क्यों अलग है? क्योंकि दो नई चीज़ें आई. एक आई जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और दूसरी आई बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. दोनों इंजीनियरिंग है, तो अक्सर नाम याद रखने में दिक्कत होती है. बट एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें हम जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं या DNA के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड देयर इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, की बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है इंजीनियरिंग करने की, इट इज़ दैट. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA. RDNA का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट DNA, और जीन ट्रांसफ़र करते हैं. एक किसी भी मतलब जीन को कट करके हमने उसको प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र किया, मतलब वेक्टर में ट्रांसफ़र किया, बेसिकली वेक्टर में ट्रांसफ़र किया या किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया, वट एवर. सो दैट इज़ जीन ट्रांसफ़र. एंड देन जीन क्लोनिंग, ऑफ कोर्स जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता जाएगा, जैसे जैसे उसकी जनरेशन होंगी, कल्चर होगा उसका जैसे, तो वो जीन क्लोनिंग भी हो जाएगी. देन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इज़ वेरी सिंपल. अगर आपको कोई भी एनवायरनमेंट में आप बैक्टीरिया जैसी छोटी चीज़ के साथ आप वर्क कर रहे हो, आपको मालूम है कि आप
जो है, अगर आपने गलती से भी कुछ इधर उधर कर दिया, लापरवाही कर दी, गंदगी रख ली, तो कोई और बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान मौजूद हो, वो भी आ जाएगा। एंड इट कैन अफेक्ट योर रिजल्ट, इट कैन अफेक्ट योर एंटायर बायो का जो, मतलब जो भी आप अपनी बायोटेक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। फिर प्रोडक्शन सर्विसेज चेंज हो सकती हैं कम्प्लीटली। आप कोई ए बैक्टीरिया को कल्चर करना चाहते थे और आपने स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं मेंटेन करी और कोई बी बैक्टीरिया आ गया, तो वो पूरा नाश पीट सकता है। सो maintaining sterile environment to prevent any contamination or any unwanted genes during genetic engineering। sterile का मतलब होता है माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बेसिक स्टेप्स तो हमने देख ही लिए हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बेसिक स्टेप्स पीछे लिखे हुए थे, पहला था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, तो आरडीएनए कैसे बनेगा, फिर जीन ट्रांसफर, जेनेटिक ट्रांसफर कैसे होगा या जीन ट्रांसफर कैसे होगा, और फिर जीन क्लोनिंग। तो पहले हमें एक आरडीएनए बनाने के लिए, अब यहाँ पे हमने एज एन एग्जाम्पल प्लाज्मिड लिया है, बट प्लाज्मिड इज अ वेक्टर। तो बेसिकली हमने एक प्लांट सेल ली जिसमें हमने हमारा डिजायर्ड जीन था, एक कोई एक्स वाई जेड जीन था जो हमें चाहिए था अपने आरडीएनए के अंदर, हमें ये जीन उठाना था। तो हमने जीन उठाया, उसके बाद उसको कट किया मॉलिक्यूलर सिजर्स से, और हमें अपना फॉरेन जीन मिल गया जिसको हम फॉरेन जीन कहेंगे, जो हमने कट किया है। अब हमने क्या किया, हमने प्लाज्मिड लिया। एक प्लाज्मिड का मतलब होता है जो बैक्टीरिया का एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ऑटोनोमस होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर डीएनए। इसके बारे में चार बातें लिखी गई हैं, मतलब चार उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्लाज्मिड को, कि ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर डीएनए। तो ये वेक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे हमने एज अ वेक्टर का की जगह पर हमने प्लाज्मिड को लिया है, बट जब हम अपना डिजायरेबल जीन कट करते हैं तो उसको हम अटैच डायरेक्टली वेक्टर से ही करते हैं। ये नहीं कि पहले प्लाज्मिड में अटैच करेंगे फिर वेक्टर में पहले मतलब अपना डिजायरेबल जीन कट किया, उसको प्लाज्मिड में अटैच किया, फिर प्लाज्मिड से हमने होस्ट में डाला, ये नहीं करते। पहले हम उसको अपना डायरेक्ट डिजायर्ड जीन काटते हैं और उसको एक किसी वेक्टर में डाल देते हैं। यहाँ पर हमने फॉर एन एग्जाम्पल हमने प्लाज्मिड ले रखा है। एक्ट्स एज एन वेक्टर एंड हैज ओराई टू ट्रांसफर। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो हमारा कल्चर कैसे होगा, तो वो पर्पस ही नहीं फुलफिल हो पाएगा। देन कट, इसको भी हम मॉलिक्यूलर सीजर से कट कर देंगे, जिसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं। और सेम सीजर से डिजायर्ड जीन को भी कट किया जाता है और प्लाज्मिड को भी कट किया जाता है, जॉइंड बाय मॉलिक्यूलर ग्लू जिसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। और आरडीएनए हमारा इस तरह से बन जाता है। फिर जेनेटिक ट्रांसफर क्या होता है, कि ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट इज नोन एज जेनेटिक ट्रांसफर। अब हमारा आरडीएनए तो बन चुका है, अब हमने इसको डाल दिया होस्ट के अंदर। यहाँ पर हमने होस्ट का एग्जाम्पल लिया है इश्चरीशिया कोलाई, ई कोलाई, जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा आगे भी। इश्चरीशिया कोलाई ले लिया, उसमें डाल दिया हमने, ट्रांसफर करना भाई सबसे आसान काम है, डाल दिया अपने अपने डिजायर्ड होस्ट में। एंड देन अब जैसे जैसे रेप्लिकेशन कैसे होगी इसकी, या जीन क्लोनिंग कैसे होगी। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द आरडीएनए। तो अब हमने जैसे इश्चीरिशिया के अंदर एक आरडीएनए डाला, तो इश्चीरिशिया के अंदर उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस पर्टिकुलर इश्चीरिशिया कोलाई के अंदर भी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। तो वो अंदर ही अंदर डिवाइड कर रहा है, एक डाली थी तीन हो गया। और फिर जब इसकी प्रोजेनी बनेगी, इसके मतलब इसकी नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी, जब इसकी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, तो उनके अंदर भी ये डीएनए प्रेजेंट होगा और उनके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। तो एक ऐसा नहीं है कि एक था फिर एक से दो हुए, दो से तीन हुए, वैसे वाला, अरे सॉरी, दो से चार हुए, वैसे वाला हिसाब नहीं रहेगा। इट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन द पेरेंट होस्ट ऑल्सो एंड इन द प्रोजेनी ऑफ द होस्ट एज वेल। तो ये था हमारा लेक्चर 1। नाउ वील मूव टू लेक्चर 2।